हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग जैसे चैप्टर के बारे में। लास्ट के वीडियो में हमने आपके साथ प्लानिंग डिस्कस कर लिया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी डिस्कस कर लिया था। वैसे तो प्लानिंग का वीडियो बहुत पहले अपलोड हो गया था, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। मैं सारे वीडियोज़ को अच्छे से ऑर्डर में कर दूँगा। इस वीडियो को तक देखना, मैं बताऊंगा कैसे ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी वीडियो अपलोड किए हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना। मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे आपको वीडियोस देखना है इससे रिलेटेड। तो आज के वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग को पूरा कवर करेंगे, जहाँ से MCQ बनता है। टॉपिक को भी टच करूँगा और कुछ कंसेप्ट भी बताऊँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, हमारा टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गया है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे हमारे टेस्ट सीरीज़ से। अगर इनरोल होना चाहते हो तो जल्दी से इनरोल हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके हैं और कुछ दिन बाद इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं। अब देखो, इनरोल होते हो तो आपको कंप्लीट 11 यूनिट का टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ 7 फुल टेस्ट मिलेंगे। करंट अफेयर्स, जिसे आप इकोनॉमिक अफेयर्स बोलते हो, उसके भी सीट्स मिलेंगे आपको। वीडियोज़ जो भी अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, उसकी अर्ली एक्सेस आपको मिलेंगी। आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, और ये सब जस्ट एट ₹400। तो अगर इनरोल होना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग जानो कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि हम अपने प्लानिंग में एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को कैसे अचीव करना है वो प्लान बनाते हैं। क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ रखना है, किन किन मेथड को फॉलो करना है जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। तो प्लानिंग में हमने अपना गोल सेट कर लिया। अब उस गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। उस रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, एक जगह लाना, उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग पढ़ लिया, अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब देखो। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इनटू जॉब। ऑर्गेनाइजिंग में हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ को, जितने भी टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, एक साथ रखते हैं, जिससे क्या होता है, हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाते हैं। तो इट ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेंशियल, फिजिकल and human resources and establishing productive relation among them for achieving specific goal। अब समझो यहाँ पे फाइनेंशियल, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स है क्या। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल जानते हो कि पैसे के टर्म में हम फाइनेंशियल कंसीडर कर सकते हैं। आपके मॉनेटरी टर्म्स जितने भी हो गए उसे आप फाइनेंशियल रिसोर्स कहोगे। फिजिकल रिसोर्स आप कहीं ना कहीं मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, टूल्स, पावर, इन सब को आप फिजिकल रिसोर्स बोल सकते हो। और ह्यूमन रिसोर्स आपके ह्यूमन पावर हो गए, मैन पावर, एम्प्लॉयज़, पर्सनल, ये सारे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, सबको एक साथ इकट्ठा करो, जिसके थ्रू आप उनसे कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो और फाइनली आप जाकर अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाना है। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मतलब याद रखो, इट मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इनटू जॉब्स। अब देखो, यहाँ पे मैं वेरियस ऑथर्स के डेफिनेशन को नहीं लेकर चल रहा हूँ, वो एक अलग वीडियो लाऊंगा और PDF के थ्रू उसका एक PDF भी आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस PDF में जितने भी ऑथर्स हैं मैनेजमेंट के, उन लोगों ने जितने भी डेफिनेशंस दे रखा है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो उन सब का कुछ कंसेप्ट नहीं है, बेसिकली उनको याद करना है, उनके डेफिनेशन को देखना है। तो वो मैं PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब पूरा मैनेजमेंट कवर हो जाएगा तो वो PDF आपको मिल जाएगा। तो अब मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मीनिंग बता दिया। अब ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मीनिंग जानने के बाद आप इसके कुछ फीचर्स भी जान लो। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला हम फीचर कंसिडर कर सकते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। आपने जो भी एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया उसे आप डिवाइड करोगे, वेरियस डिपार्टमेंट्स कह लो या फिर सब डिपार्टमेंट कह लो, उसमें आप डिवाइड करोगे और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन भी देखने के लिए मिलता है ऑर्गेनाइजिंग जैसे कंसेप्ट में या फंक्शन में, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो।
अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन अवेलेबल है तो आप हर एक चीज़ अच्छे तरीके से कर पाओगे। फिर हम कह सकते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखो, कुछ भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने प्लान को अचीव करने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गोल अचीव करना है, तो ये आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब समझो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, क्या कौन सा प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग का। तो सबसे पहले आपको समझना है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या करते हो, आप अपने काम को आइडेंटिफाई करते हो और उस आइडेंटिफाई किए गए काम को आप डिवाइड करते हो। तो इसे पढ़ना, फिर आगे बताऊंगा क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान। अब आप अपने जो वर्क को आइडेंटिफाई किए हो उस वर्क को डिवाइड करोगे किस बेसिस पे, अपने प्री डिटरमाइंड प्लान पे। प्लानिंग जैसे चैप्टर में आपने पढ़ा था, प्लान बनाना है, तो आप जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए होगे तो आपने कुछ प्लान भी सेटअप किए होगे, साथ साथ में लेकर चले होगे। तो उस प्लान के बेसिस पे आप अपने काम को आइडेंटिफाई करोगे और डिवाइड करोगे। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क can be avoided and the burden of work can be shared among the employees। अब समझो कि अब आपने अपने वर्क को डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप अपने काम को डिवाइड नहीं करते तो होता क्या, आप भी वही काम कर रहे हो और दूसरे एम्प्लॉयज़ भी जाकर वही काम कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन का चांसेस बनता था। अब वही ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से अब सबको अच्छे से सेटअप किया गया, सब कुछ बता दिया गया क्लियरली, तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन नहीं होगा और बर्डन भी एक एम्प्लॉय पे कम रहेगा। अगर टोटल वर्क है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो हर एक सेपरेट इंडिविजुअल एम्प्लॉय को वो काम करना होगा, जिससे बर्डन किसी पे नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा देखते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, जब आप अपने कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो तो उन सारे काम को, सिमिलर काम को, जितने, जैसे कि मान के चलते हैं ये आपका काम है, कोई भी काम आप ले लो, इसे आपने अपने काम को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जितने भी काम हैं आपके पास, इनमें से जो भी काम सिमिलर नेचर के होंगे, मतलब जिनका नेचर एक जैसा होगा, उसको एक ग्रुप में डिवाइड करोगे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब में डिवाइड करोगे, तो उस प्रोसेस को आप डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हो। फिर से पढ़ो, वंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटी सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड। जितने भी सिमिलर और रिलेटेड जॉब होते हैं, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका नेचर भी सेम होता है, उसको आप ग्रुप करते हो, एक साथ करते हो। अब उसी ग्रुपिंग को आप क्या बोलते हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, प्रोडक्ट के बेसिस पे भी आप डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हो। तीसरा प्रोसेस आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। पहले आपने क्या किया, अपने काम को आइडेंटिफाई किया, उसे डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में। डिवाइड करने के बाद आपने अपने काम को डिपार्टमेंटलाइज कर दिया, जो भी जितने भी सिमिलर नेचर के जॉब्स थे उनको डिपार्टमेंटलाइज किया। तीसरा पॉइंट अब आपका आता है कि अब उन सारे काम को असाइन भी तो करना होगा। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक एक करके आप काम भी तो दोगे, तो वही इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली टू एम्प्लॉयज़। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जितना भी काम है उसको आप क्लियरली बताओ कि किस जॉब पोजीशन को ये काम करना है। अब ये काम टॉप लेवल करेगा, मिडिल लेवल करेगा या लोअर लेवल करेगा, अब वो कोई भी एक स्पेसिफिक काम हो सकता है। और आपको काम कैसे असाइन करना है, किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के एबिलिटी के अनुसार आप उसे कोई भी काम सौंपोगे। अब ये नहीं है कि उस एम्प्लॉय का नॉलेज स्किल बहुत ही कम है और आप उसे हाई लेवल का जॉब जाके दे रहे हो, तो वो नहीं कर पाएगा उस काम को। दूसरा पॉइंट, वंस डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स आर अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। जब आप एक एक डिपार्टमेंट फॉर्म कर लेते हो, अब डिपार्टमेंट कैसे फॉर्म होता है, जितने भी सिमिलर नेचर के जॉब्स हैं, जब सबको आप एक जगह इकट्ठा करते हो तो एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाता है। तो उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई एक हेड तो होना चाहिए ना। जैसे कि मान के चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनको आप रखे हुए हो, तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई एक हेड तो होना चाहिए। तो उसे आप क्या बोलोगे, उसका हेड कौन हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो उसका हेड प्रोडक्शन मैनेजर होना चाहिए। तो वही यहाँ पे बताया गया कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप एक हेड को जरूर अपॉइंट करोगे। द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। अब यहाँ पे से समझना कि आप काम को उसी व्यक्ति को असाइन करोगे या उसी को दोगे जो उसके लिए बेस्ट सूटेबल हो, वो अपने काम को अच्छे तरीके से करना जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस जॉब शुड बी असाइंड टू पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड जॉब आप किसको अपॉइंट करोगे? जिसको फाइनेंस के फील्ड में एक्सपीरियंस हो। अब फाइनेंस के फील्ड में किसको एक्सपीरियंस हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, MBAs को हो सकता है। तो ये सारे हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको जानने थे। तो हमने 3 प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था डिवीज़न ऑफ वर्क, या कह लो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा था डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। और नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देखो, पहले से हिंदी में समझो कि स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता क्या है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि जो भी बॉस है और जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसे कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को। अब जिसके लिए वो असाइंड है, मतलब ये जाके अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा, ये जाके इसे रिपोर्ट करेगा। तो आप बेसिक यहाँ पे समझ रहे होगे। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि आप एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट करो, जिससे क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनेगा। अब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। एक सुपीरियर ये जानता हो कि हाँ, मेरे बॉस ये हैं, हमें इनसे काम लेना है, या हमने जो भी काम किया है इसका कंप्लीशन हमें अपने सुपीरियर को जाकर सबमिट करना है। ये होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पीपल्स एंड जॉब पोजीशंस आर क्रिएटेड सो दैट एवरीबडी नो टू whom ही और सी इज गिविंग ऑर्डर्स टू whom। तो अब देखो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग कह लो। ऑर्गेनाइजिंग के क्या फ़ायदे हैं? अब देखो, अब सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, सब कुछ आपने अच्छे से ला के रख दिया एक जगह पे, जैसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो उससे कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन आएगा, क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिकली प्लेस किया गया है। किसी को भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आके वहाँ से ले लेगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन लीड टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग्स द वर्कफोर्स। The division of work into smaller job reduces the workload and enhance productivity and repeated performance lead to specialization। हमने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा कि हम अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उस काम को असाइन करते हैं। तो इससे क्या होता है, क्लियरली सब कुछ बताया जाता है कि सब कुछ क्लियरली है, किसको क्या काम करना है ये सब कोई जानता है। तो इससे उनके प्रोडक्टिविटी में इन्हेंसमेंट आती है और वो उनका परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया। सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को जानता है और सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को जानता है, तो उनके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। किसके थ्रू? ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। तीसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है, वर्क को असाइन कर दिया, तो आपका रिसोर्स का वेस्टेज भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू पास्ट। अगर पास्ट में आप ज़्यादा वेस्टेज कर रहे थे, तो अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आपका रिसोर्स का वेस्टेज भी कम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू द यूजेस ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब आपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर रखा है। हर एक काम क्लियरली डिवाइड किया गया है, तो इससे क्या होगा, आपके रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा, डुप्लीकेशन कम होगा, ओवरलैपिंग कम होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि आपके टॉप लेवल। देखो, टॉप लेवल में क्या होता है कि जो हमारे टॉप लेवल होते हैं वही सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब आपके टॉप लेवल ने सब कुछ बता दिया कि किसका क्या काम है, तो इससे क्या होगा, आपका डुप्लीकेशन कम होगा, कन्फ्यूजन आप में कम होगा, रिलेशनशिप आपका क्लियरली इस्टेब्लिश किया जाएगा।
तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हो कि इफेक्टिव है, स्ट्रांग है। Adaptation to change. The process of organizing is flexible, which allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. अब ये आप जानते हो कि business environment जो होता है आपका, वो कहीं ना कहीं डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब है कीप्स ऑन चेंजिंग, वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होते रहता है। तो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से आप अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बना सकते हो। मतलब अब आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपको भी उसी के बेसिस पे चेंज होना है। तो इम्पॉर्टेंस यहीं क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, अप्रॉक्स 2 से 3 वीडियो अपलोडेड है। हाँ, बहुत सारे नहीं है लेकिन 2 से 3 है जिसमें सारा टॉपिक आपका कवर हो गया है। तो पहले ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजेरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अब मैनेजेरियल क्या होता है और ऑपरेटिंग टास्क क्या होता है आप ये क्लियरली जानते हो। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर एक इंसान का रिलेशनशिप उसके काम के साथ, उसके जॉब के साथ, उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लियरली स्टैब्लिश किया जाता है। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डीप में जाने से पहले ये समझो कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। इससे एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। हाँ, 1 साल इंटरवल पे भी आप कह सकते हो कि पूछ लिया जाता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कितनी इफेक्टिवली मैनेज कर पाता है। अब वो सबऑर्डिनेट अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग शायद 5 से 10 नंबर में हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक यही नंबर लेकर चला जाता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट यही है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाता है, उसी को हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्जली गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। देखो, पहला पार्ट ये है हमारा और दूसरा पार्ट ये है। ये थंबनेल ऐसा ही दिखने के लिए आपको मिल जाएगा वीडियोस का। देखो, मैं क्या करूँगा, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा बिजनेस मैनेजमेंट का। मैंने पहले भी क्रिएट किया लेकिन उसमें सब कुछ सीरियल वाइज नहीं है, तो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें आपको देखो वीडियोस कैसे मिलेंगी। सबसे पहले आपका नेचर सिग्निफिकेंस, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा आपका होगा प्लानिंग, चौथा होगा ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के बाद ये 2 वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपको स्टाफिंग का वीडियो मिलेगा। स्टाफिंग के बाद मैं बेसिक बताऊंगा आपको डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जैसे कि मोटिवेशनल थ्योरीज, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग के वीडियो के बाद आपको वो सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। और फाइनली कंट्रोलिंग और मिसलिनियस टॉपिक्स जो भी हैं आपके बीएम में, वो सारे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको वैसे ही प्लेलिस्ट में देखना है। देख चुके हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा जाके देख लो, आपके लिए एक वो रिवीजन की तरह भी काम कर सकता है। तो आपको वैसे ही देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा आपको वो प्लेलिस्ट के लिए, और रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते रहना, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस मैनेजमेंट का वीडियो अपलोड होगा वैसे वैसे वो प्लेलिस्ट भी अपडेट होता जाएगा। तो आपको करना क्या है, एग्ज़ाम टाइम सर्च करो, या फिर सब्सक्राइब तो करके ही रखे होगे, क्योंकि देख रहे हो, अगर कि मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब तो जरूर किए हुए होगे, नहीं किया तो कर लेना। तो वहाँ पे जाना है आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और बिजनेस मैनेजमेंट चेक कर लेना अपना, सारा वीडियोस वहीं पे मिल जाएगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो, एक बात और बता देता हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, अलग से कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से देख सकते हो जाके। अब देखो, डेलीगेशन समझो क्या होता है। डेलीगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। Delegation of authority merely means the granting of authority to subordinate to operate within the prescribed limit। अब ये देखो, ये डेफिनेशन थियो हाईमैन के द्वारा दिया गया है। देखो, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसलिए मैंने लिया है। मैं इसका एक अलग से भी पीडीएफ बनाऊंगा, सारे ऑथर्स का उसमें डेफिनेशन रहेगा, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का बनाकर आपको प्रोवाइड किया, तो आप वो देख लेना लास्ट में। तो डेलीगेशन का मतलब होता क्या है कि जो भी टॉप लेवल के पास अथॉरिटीज़ रहती हैं वो सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। पूरा अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पहले आप इसे पढ़ो। डेलीगेशन रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय। इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट to the efficient functioning of an organization because it enable a manager to use his or her time to time high priority activities। डेलीगेशन डाउनवर्ड ट्रांसफर है किसका? अथॉरिटी का।
आप अपने अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हो नीचे की तरफ। मान के चलते हैं आपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई काम दिया, तो उस काम से रिलेटेड जो भी अथॉरिटी इस सबऑर्डिनेट को मिलने चाहिए, आप बस वही अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करोगे। यही है आपका डेलीगेशन। डेलीगेशन में अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट रहता है, उसमें एक लिमिट सेट किया जाता है कि आप इतना ही अथॉरिटी यूज़ कर सकते हो। एलिमेंट्स क्या है? डेलीगेशन में आपको 3 एलिमेंट समझने होंगे: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। क्या है? अथॉरिटी रिफर्स टू द पावर। अब पावर को अथॉरिटी कह सकते हो। इट रिफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड एक्टिविटीज ऑफ अदर। अथॉरिटी का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी आपको पावर की जरूरत पड़ती है, वही है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब एक बात सुनो कि ये जो भी मैं नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एमसीक्यू बनेगा इससे। तो ये आप समझो, यहाँ पे अथॉरिटी बताता है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के रिलेशनशिप को, और ये अथॉरिटी का नीचे की तरफ मूव करने से मतलब है कि जो ये आपके टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके टॉप वाले हैं इनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगा, इनके पास उससे कम, और इनके पास उससे कम। तो आप देख सकते हो कि अथॉरिटी आपका नीचे की तरफ जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली द असाइन ड्यूटी। अब एक सुपीरियर ने किसी सबऑर्डिनेट को कोई भी ड्यूटी असाइन किया है, अब उस ड्यूटी को कंप्लीट करने का जिम्मेदारी वही है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द सबऑर्डिनेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब ही मस्ट गिव ए नेसेसरी अथॉरिटी। अब किसी सुपीरियर ने किसी सबऑर्डिनेट को कोई भी काम दिया है, तो उस काम से रिलेटेड तो उसे अथॉरिटी भी देना होगा ना, नहीं दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। लास्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी implies being accountable for the final outcome. When a superior assigns to work subordinate, he or she is answerable to the superior for its outcome. अब देखो, कोई भी सुपीरियर है, उसने अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी काम दिया, तो ये जो आपका सबऑर्डिनेट है ये सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेही इसी की होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, समझना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सिस्टमैटिक डेलीगेशन का मतलब है कि आप ये अथॉरिटी लोएस्ट लेवल तक ट्रांसफ़र करोगे, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल हो या फिर मिडिल ही क्यों ना हो। आप तीनों लेवल पे अपनी अथॉरिटीज़ को डिटरमाइन करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। Decentralization means delegation of authority throughout all the level of organization. This empowers lower level to take decision regarding problem faced by them without having to go to the upper level. अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हो, या डिसेंट्रलाइजेशन में देखो क्या होता है, क्या है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों को ट्रांसफ़र किया जाता है क्या, अथॉरिटी। जिससे क्या होता है, अगर लोअर लेवल को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है जो वो फेस कर रहे हैं, तो वो बिना बताए तो नहीं कह सकते हो, बिना टॉप लेवल से परमिशन लिए वो कुछ अपने लिए एक डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अथॉरिटी रखा हुआ है, और जो वो अथॉरिटी है अपर लेवल से मिला है। तो डिसेंट्रलाइजेशन वही है कि डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपने अथॉरिटी को लोअर लेवल तक ट्रांसफ़र करते हैं। इन अदर वर्ड्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल डिपेंडिंग ऑन द जॉब ईच वन ऑफ देम आर हैंडलिंग। आप अलग वर्ड में कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है कि जो भी आपके पास अथॉरिटी रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर रहता है, उसे आप हर एक एम्प्लॉय के हाथ में देते हो, जिससे क्या होता है वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब सुनना, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। डेलीगेशन में आप किसी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आप अपने अथॉरिटी को लोएस्ट लेवल तक देते हो, हर एक एम्प्लॉयज़ के हाथ में कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी जाता है। तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। ऑर्गेनाइजिंग यहीं ख़त्म हुआ। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने जितने भी कंसेप्ट आपको बताए वो इम्पॉर्टेंट थे, तो ये 2 वीडियोस आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में अटैच किया गया है। ये मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है क्योंकि मैंने इस पर अपलोड कर रखा है पहले से वीडियो, तो ये दोनों डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। और प्लेलिस्ट भी अटैच कर दूंगा, और प्लेलिस्ट पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता जाएगा। मैं अभी आपको बिजनेस मैनेजमेंट का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे कंप्लीट करने के बाद अकाउंट्स का जो भी रह गया है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा।
तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर फिर से देखना है तो नंबर ये है हमारा 8102043143। चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और सारी डिटेल ले सकते हो टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होने के लिए। बेसिकली देखो, अगर इनरोल होना है तो अपना नेम, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लैंग्वेज और कौन से बोर्ड से 12th कंप्लीट कर रहे हो वो लिख के सेंड कर देना, उसके बाद आपको डिटेल मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।